हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का सेकंड लेक्चर में। ठीक है ना। तो ये लेक्चर देखो लगातार ही आ रहा है ना, तो ताकि आपको जल्दी जल्दी हो जाए और इसको हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो देखो हम लोग आंसर्स देखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना। आप लोगों को पॉज करके वीडियो का आंसर देना है। यार बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना कि सॉल्व करें कि नहीं करें। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के वीडियो भी आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उन सब पे बातें करेंगे, लेकिन उसको इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। और मतलब अलग से वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है, उस उन बातों को लेकर के। अभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना भाई, है ना। आना नहीं आना और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बातें हैं ना। किसके द्वारा दी जा रही है, मैंने पहले ही बताया। आपको एनटीए के साइट पे मिल जाएगा चीज़ कि एआई स्टिमुलेटेड है। क्वेश्चन तो यार किताब से ली जा रही हैं, चाहे वो कोई आपको इंस्टीट्यूट वाला दे रहा है, चाहे कोई और कहीं से दे रहा है। वो तो आपको पास का क्वेश्चन देगा ही देगा, खुद से बनाए हुए क्वेश्चन देगा ही देगा। और आप ये बताओ ना, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनके आने के चांसेस ना पता कितने होते हैं, 10 से 20% होते हैं भाई। ठीक है। खुद के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट आते हैं, क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, खुद से बनाए हुए। और पास के क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं, वरना हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल और टेस्ट सीरीज में पास्ट क्वेश्चन को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता। सारे इंस्टीट्यूट में एक चीज कॉमन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन। और अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन एनटीए ऐप वाले दे रहे हैं तो क्या हर्ज है बनाने में। बिल्कुल बनाना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। अब देखो उतना प्रेशर लेके नहीं बनाना चाहिए, आई एग्री विद दैट। प्रेशर नहीं लो, बस बनाओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी बिगिंस विद द इम्प्लांटेशन ऑफ, किसका इम्प्लांटेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना इस चीज़ के बारे में, तो मैंने अभी आप लोग से डिस्कस किया इस बारे में कि क्या चीज़ होता है प्रेगनेंसी, किस में होता है, क्या चीज़ से मतलब कि प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है ऑन द 7th डे। मैंने इस चीज़ का भी जिक्र किया आपको। ब्लास्टोसिस्ट का होता है, ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट का होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। चलो, क्या बोल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके बायोटेक्नोलॉजी में सारे के सारे चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना। हम लोग 42 क्रम में क्वेश्चन पे हम लोग के पास -1n स्कोर था, ठीक है ना, -1n था। और अभी तक हमारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। तो जरा सोचो, अगर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो यार सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से कवर हो रहे हैं ना, हमें तो एनसीईआरटी तो कवर करना है। अरे सारे इंस्टीट्यूट वाले सर तो यही ना बोलते थे आज तक कि एनसीईआरटी कवर करो, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बनाओ। हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सबको को परेशानी हो रही है, पता नहीं क्यों, आई डोंट थिंक सो, यू नो इट बेटर कि क्या क्यों परेशानी हो रही है उन्हें। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल, जो टीचर इस चीज को सॉल्व करवा रहे हैं ना, आई एम हैप्पी दैट दे आर एड्रेसिंग दिस, ठीक है ना, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए। ठीक है, जहाँ तक हो सके हम लोग सब मिल करके अपने बच्चों का फायदा चाहेंगे, और जो चाहते हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपको तैयारी कितनी है कितनी नहीं है, वो आप लोग ज़्यादा अच्छे जानते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल, क्या चीज़ नहीं होता, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स यूज करते हैं, जीन थेरेपी यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक को यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं। इन एन ऑर्गेनिज्म द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8, यानी कि 2n इज इक्वल टू, मेरे पास कितना है, 8 है, ठीक है ना। 2n इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 8 है, ओके। हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ म्यूसिस 1, कितने क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं। यानी कि देखो ये जो 8 है इसमें कितना पेयर बनेगा, 4 4 पेयर बन जाएगा, है ना। 4 4 पेयर बन जाएगा। और 4 पेयर बनेगा। देखो एक पेयर एक होमोलोगस क्रोमोसोम का इस ढंग से आता है। यार मेरा ये लैपटॉप ना प्लीज यार खराब क्यों हो गया मेरा, ये सब चीज आप लोग कितना परेशानी हो रहा है और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इस चीज से। ये है एक क्रोमोसोम और इसका एक और पेयर यहाँ रहेगा एकदम हूबहू, ठीक है ना। ये होगा एक और होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये मेरी रफ्तार को भी स्लो कर देता है। ये हो गया मेरे पास दूसरा होमो, ये है मेरे पास एक पेयर। ये ऐसे हमारे पास 4 पेयर है, तभी तो 8 क्रोमोसोम इन टोटल है, 4 पेयर है हमारे पास। अब क्या होगा, ये जब बीच से कट जाएगा तो यहाँ पे एक और रहेगा, ये एक और यहाँ पे रहेगा ऐसा, एक और यहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है। तो 4 हो गए, 1 2 3 4। अब देखो कितने क्रोमेटिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सब में 2 2 क्रोमेटिड रहेंगे तो 8 क्रोमेटिड हो जाएंगे एक म्यूसिस 1 खत्म होने के बाद। और म्यूसिस 2 खत्म हो जाने के बाद कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे एक सेल के अंदर, तो 4 क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है ना। क्रोमेटिड भी तो 4 ही रहेंगे, बिकॉज उसमें एक तो डिवीजन हो गया ना सेंट्रोमेयर का यार, NF2 में। तो क्रोमेटिड तो कच्चा हम यूज नहीं कर सकते, हम लोग क्रोमोसोम हम यूज करेंगे। एंजाइटी क्वेश्चन था, डायफ्राम्स आर कॉन्सेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय फीमेल्स, बिल्कुल सही। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, फॉलोइंग लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से बताना है। दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है इनको, यूट्रस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नहीं, ये तो सर्वाइकल सर्वाइकल जो सर्विक्स होता है उसको रीजन को ये कवर करते हैं, ठीक है ना। वजाना का थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूट्रस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। वन तो गलत हो गया।
दे आर प्लेस टू कवर सर्वाइकल रीजन, बिल्कुल सही है। दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर, बिल्कुल सही, फिजिकल बैरियर है, केमिकल बैरियर नहीं है। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट, नहीं, स्पर्मिसाइडल एजेंट के रूप में काम नहीं करते, ये केमिकल नहीं होते, ये फिजिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं, ऐसे कॉन्डम्स काम करते हैं वैसे ही। तो ये 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एबीए इज इन्वॉल्वड इन, अच्छा क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है ना, एबीए इज इन्वॉल्वड इन डोर्मेंसी ऑफ सीड्स, ठीक है, डोर्मेंसी ऑफ सीड्स में एबीए इन्वॉल्व होता है। एबीए क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को कम करने का काम कर रहा है ना, तो ये एबीए क्या करता है, डोर्मेंसी ऑफ सीड्स को बढ़ाता है, ठीक है। मेनली डोर्मेंसी ऑफ सीड्स जो होता है ना, वो एबीए के कारण ही काम करता है, और इसी कारण से हम लोग, इसी एक्शन के कारण हम लोग एबीए को डॉर्मिन नाम से भी जानते हैं, इसी कारण से हम लोग एबीए को डॉर्मिन नाम से भी जानते हैं। यार लिखूंगा नहीं मैं अब, ठीक है ना, डॉर्मिन नाम से जानते हैं, अभी इस वीडियो में नहीं लिखूंगा, अगले वीडियो में लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कैल्सिटोनिन, अरे यार ये कैल्सिटोनिन कितना इजी सा क्वेश्चन है। कैल्सिटोनिन इज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। अब देखो हम लोग किसी चीज को भी हाइपर या हाइपर कैसे बोलते हैं, हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैल्सेमिक, हाइपोकैल्सेमिक, ये सब चीजें हम लोग कब टर्म यूज करते हैं, जब हम लोग को ब्लड के रेस्पेक्ट में बात करनी होती है। तो ब्लड में क्या करता है कैल्सिटोनिन ना, ये थायरोकैल्सिटोनिन है, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। दूसरी चीज ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है, लोअर्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब बताओ ये हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कौन सा है, तो पैराथायराइड हार्मोन इज नोन एज हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, एंड दे बोथ मिल करके, ये दोनों मिल करके कैल्सिटोनिन और पीटीएच मिल करके क्या काम करते हैं, कैल्शियम के लेवल को, कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। पॉलिनेशन दैट अकर्स इन क्लोज फ्लावर इज नोन एज, देखो ऐसा पॉलिनेशन जो क्लोज्ड फ्लावर में हो रहा है, देखो पता है क्लिस्ट, आप पता है क्लिस्ट क्या होता है, क्लिस्ट होता है बंद मुट्ठी, ठीक है, क्लिस्ट मतलब होता है बंद मुट्ठी, और इसीलिए हम लोग कहते हैं वैसा फ्लावर्स को जो कि हम लोग को, जैसे वैसे जो क्लोज फ्लावर होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए उसको क्लिस्ट शब्द कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और वैसा पॉलिनेशन जो कि क्लोज फ्लावर्स में होता है उसको क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं ना पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। कॉर्क कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम लैटरल मेरिस्टेम। देखो हम लोग पहले जानते हैं कि एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है कि जो लेंथ ऑफ प्लांट को बढ़ाता है, ठीक है ना, गर्थ नहीं बढ़ता, गर्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई जो होती है प्लांट को नहीं बढ़ता, चौड़ाई बढ़ती है आपके लैटरल मेरिस्टेम के कारण। और कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, चौड़ाई बनाने में काम करता है। तो कॉर्क कैम्बियम इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड इट इज अ लैटरल मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम के रूप में एपिकल और इंटरकैलरी आता है, ठीक है। प्रिमिटिव मेरिस्टेम ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स इज नॉट ट्रू। इन दोनों के बारे में कौन सा चीज ट्रू नहीं है, ठीक है ना। बताना क्या है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोई एंजाइम्स जो होते हैं, जो एंजाइम के साथ मिलकर के पूरा का पूरा होलो एंजाइम बनाते हैं, क्योंकि ये प्रोस्थेटिक एंजाइम और कोई एंजाइम क्या है, ये वो ग्रुप है, एक होलो एंजाइम, कोई एंजाइम और एपो एंजाइम। तो कोई एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ना, ये जो होते हैं हमारे एंजाइम के साथ मिलकर के एक पूरा का पूरा होलो एंजाइम बनाते हैं। और एंजाइम में जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। क्वेश्चन भी आए हैं, ये क्वेश्चन मैंने कराया है आपको अपने 14,000 क्वेश्चन में, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं देता हूँ इसके ऊपर मैं। बोथ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंजाइम बाय डायलिसिस, ये स्टेटमेंट इसका हमारे पास गलत है, ये स्टेटमेंट नॉट बोल रहा है ना, ये गलत है। ये दोनों के दोनों एंजाइम एक्शन के लिए रिक्वायर है, अगर नहीं रहेंगे तो एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएगा। बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेफिनेटली दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बोथ आर नॉट पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर नॉट पॉलीपेप्टाइड्स, बिल्कुल सही, दे आर नॉट प्रोटीन, इसीलिए हम लोग इनको कोई एंजाइम कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट and the proteinaceous part of the enzyme is known as apoenzyme, and they both मिल करके, दोनों मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, they both together forms what, holo enzyme, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, which is not an opiate narcotic, कौन सा इसमें से opiate narcotic नहीं है। तो एफेटेमाइन जो है एक स्टिमुलेंट है, ठीक है ना, ये पोटेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। मॉर्फिन, हेरोइन एंड थीडाइन है, थीडाइन, एथिडाइन लिख कह सकते हैं उसको, बहुत लोग थीडाइन नहीं बोलते हैं। तो ये तीनों हैं ओपिएट नार्कोटिक्स, ठीक है, लेकिन एफेटेमाइन इज नॉट एन ओपिएट नार्कोटिक। और मॉर्फिन, हेरोइन एनसीईआरटी से नेम है, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से नहीं मान रहा। हमारे पास जो लास्ट का एक और हो गया हमारे पास, अब हमारा स्कोर हो गया -2 है, यानी अभी तक हमारे पास 2 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे एफेटेमाइन है, ठीक है ना। इसको हम लोग अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो होता है ना उसमें यूज करते हैं, जिन लोगों का अटेंशन कम होता है उनके लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लाइमेटोमोनास। अरे देखो यहाँ पे तो नाम में ही नाम छुपा हुआ है, ये चीज मैंने बताई है आप लोग को, ये चीज हम लोग पढ़े हैं सेल वाले 14,000 क्वेश्चन से। देख रहे हो 14,000 क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर पता है मैं 14,000 क्वेश्चन कंप्लीट करा लूँ ना, मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि 90 में से 70-75 क्वेश्चन ना मेरे 14,000 से ना डायरेक्टली उठ के आ जाएगा।
अगर कंप्लीट हम लोग करा लेते हैं, अभी एनटीए का ऐप आ गया है तो यार इसको कंप्लीट कराने में समय जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लामेटोमोनास, अब आप जैसा कहिएगा मैं वैसा ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, वैसे ही आगे करूंगा, फिर मैं अपना प्रायोरिटी देख लूंगा कहाँ पे जाना है मुझे, ठीक है। मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ क्या करना चाहिए। कप शेप होता है क्लामेटोमोनास सी है, और यहाँ पे भी कप शेप है, तो मेरा जाके 40 क्वेश्चन को ज्यादा देखो यार, है ना। बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं उसमें, 70 के आसपास वीडियो आ चुके हैं, 70 वीडियोज आ चुके हैं। कप शेप्ड होता है क्लामेटोमोनास, कप शेप होता है, इसमें सी से मिल रहा है, ठीक है। स्पाइरल स्पैरोगिला में होता है, स्पैरोजिला में होता है, ठीक है ना। स्पायरोगायरा में होता है, सॉरी स्पायरोजिला बोल रहा हूँ मैं, स्पायरोगायरा में होता है। यूरोथ्रिक्स में कॉलर शेप होता है, जिग्नेमा में स्टेलेट शेप होता है, ठीक है। अलग अलग रंग के क्लोरोप्लास्ट के शेप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से था, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन इज यूजुअली एब्सेंट इन एपिकल मेरिस्टेम, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टिश्यू कल्चर के दौरान या फिर हम लोग मेरिस्टेम कल्चर हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। द रीजन इज दैट बिकॉज किसी भी प्लांट का अगर कैरेक्टर्स काफी अच्छा है लेकिन उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो हम लोग उसका प्लांट को और कॉपी बनाना है, मतलब और सारे प्लांट हम लोग उसी प्लांट के ऐसा चाहिए, तो हम लोग उसमें मेरिस्टम कल्चर कर लेते हैं ताकि हमारे पास उसमें वायरस ना रहे। मेरिस्टम का रिप्रोडक्शन इतना फास्ट होता है ना, इतनी तेजी से उसमें सेल बनते चले जाते हैं कि जो वायरस का इन्फेक्टेड सेल है ना, वायरस इन्फेक्शन का भी मेरिस्टम के ऊपर वाले सेल तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी कारण से ये होता है। एपिकल मेरिस्टम ही इस कैंसर का रीजन बता दिया मैंने, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, सब बता दिया। द डायग्राम बिलो ऑफ ए सेल साइकिल, ये भी बता रहा है सेल साइकिल डायग्राम है, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग 5 यानी कि या वी, ठीक है, वी में क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखो, ये एम फेज है, ये दोनों एम फेज है, ठीक है, और ये तीनों है हमारे पास क्या, इंटरफेस। तो ये जो वी है ये G1 है, गैप 1, W है ये एस फेज है, एक्स क्या है ये हमारे पास G0 गैप 2 फेज है, वाई क्या है ये हमारे पास कैरियोकाइनेसिस है, और जेड क्या है, साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है कि क्या होता है ना, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग 5। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं हो सकता, रेप्लिकेशन सेंट्रोल नहीं हो सकता, बिकॉज ये दोनों के दोनों एस फेज में होते हैं। मैंने अभी आप लोगों से मैं सेल साइकिल का 14,000 क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैंने वहाँ बताया है। मैं बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है यार ना कि मैं जो एनटी ऐप करा रहा हूँ इससे मैं अच्छा 14,000 करा रहा था, उसमें सारे क्वेश्चन मेरे कवर हो रहे हैं। चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं आगे, हर क्वेश्चन हर चैप्टर में हम लोग 800 700 400 500 क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं। तो यार यू शुड अंडरस्टैंड इट, कौन सा चीज आपके लिए बेटर है। हाई मेटाबॉलिक रेट, हालांकि मैं इसका बनाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बनाऊंगा। हाई मेटाबॉलिक रेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सेलुलर ऑर्गेनल्स, हाई मेटाबॉलिक रेट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड सेलुलर ऑर्गेनल्स, ऐसा होता है जीवन फेज में। जीवन फेज में तैयारियां की जाती हैं माइटोसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, टू फ्रेंड्स, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, बिल्कुल सही। अरे यार बहुत फेमस क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में आता है, इतना ही पढ़ के तुम समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। इसमें दो चीज होता है, एक तो ये होता है कि एक टू फ्रेंड्स गाड़ी से जा रहा था, एक गिर गया, खून बहने लगा, तो बताओ उसको खून क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा, किस लिए काम करता है, खून में कौन, उसका खून बहना नहीं रुक रहा तो उसको कौन सा डिजीज है। दूसरा क्या होता है, दो फ्रेंड बैठे खा रहे थे, एक सरकने लगा, तो सरकने क्यों लगा, कफिंग क्यों होने लगी उसको, क्योंकि एपिग्लॉटिस का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हुआ। एपिग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, और उस ट्रैकिया का ओपनिंग जो होता है उसको हम लोग ढकते हैं एपिग्लॉटिस से, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। आंसर इसका एपिग्लॉटिस है। ये चीजें मैंने बताई हैं आपको एज पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जल्दी बताओ क्या करते हैं। अरे यार फॉस्फोराइलेशन करते हैं ग्लूकोज का, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल रहे हैं, यानी कि फॉस्फेट का ऐड कर रहे हैं, फॉस्फेट का ऐड कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, और वो कैसे होता है, एटीपी को तोड़ करके एडीपी में। इसलिए हम लोग दो एटीपी का यूज करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम लोग बदलते हैं फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था। इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या चीज, मतलब इसे बताना है क्या चीज सही है, ठीक है, ये बताना है। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल डिपेंड करता है यार। एटीपी अगर 3 आएगा जब FADH2 होगा, सॉरी NADH2 होगा, तो 2 आएगा तो FADH2 हो जाएगा ना। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उस पर डिपेंड कर रहा है कितना एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होने वाला है। यूबिक्विनोन रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस वाया FADH2 आल्सो, बिल्कुल सही। यूबिक्विनोन NADH2 के तो पहले ही जुड़ जाता है, FADH2 यूबिक्विनोन के पास इंटर करता है, इसीलिए यहाँ पे 2 ही एटीपी रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। साइटोक्रोम सी इज अ लार्ज प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस, नहीं आउटर सरफेस से अटैच नहीं होता ये, ठीक है ना। ये एक तरह का क्या बोलते हैं, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, स्मॉल प्रोटीन है ये,
और कॉपर 4 है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए 3, बट नो कॉपर सेंटर्स, नहीं, दो कॉपर सेंटर होते हैं, इस बात 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी अप्लाइज बोथ प्लांट एंड एनिमल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि दोनों प्लांट और एनिमल को कंबाइन करके देखता है हमें। बैक्टीरियोलॉजी, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया है, जूलॉजी इसमें सिर्फ प्लांट है, एंटेमोलॉजी इसमें सिर्फ प्लांट्स हैं, जूलॉजी में सिर्फ एनिमल्स है, सॉरी, ठीक है ना, एंटेमोलॉजी में सिर्फ प्लांट्स है हमारे पास, ठीक है। इधर सॉरी एंटेमोलॉजी क्या है, ये इंसेक्ट्स का है, ये इंसेक्ट्स का है, मैं एंटेमोलॉजी सोच रहा था, इंसेक्ट्स का है ये, ठीक है, इंसेक्ट्स का है, सॉरी गलती होगी। एंटेमोलॉजी इसलिए हम लोग कहते हैं, इसमें एक चीज याद रखो, एनिमोफिली होता है, हाइड्रोफिली होता है ना, एनिमोफिली मतलब हम लोग हवा से पोलिनेशन कराते हैं, इंटैमोफिली यूज करते हैं हम लोग, ENTMOF है ना, उसमें इंटैमोफिली यूज करते हैं, PHILY। इंटैमोफिली मतलब ही होता है इंसेक्ट, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग इंसेक्ट से पोलिनेशन करते हैं, इसलिए इंटैमोलॉजी जो होता है यहाँ पे होगा, देखो ऑयल, वहां पे भी हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे शब्द जो होते हैं बायोलॉजी में ना बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर होते हैं, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही मुझसे गलती होगी, मैं हड़बड़ में उतरा हूँ, इसीलिए एंटोमोलॉजी इज इंसेक्ट, जूलॉजी इज एनिमल्स, बैक्टीरियोलॉजी इज बैक्टीरिया। टैक्सोनॉमी में देखो हर चीज का टैक्सोनॉमी हम लोग कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे 2 चीज आ गई। नेक्स्ट देख रहे हैं, ये देखो इकोलॉजी से क्वेश्चन है, पिछला वाला भी क्या बोलते हैं, ये वाला भी हमारे पास क्या था, ये वाला भी हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और लिविंग वर्ड से था, ये हमारे पास भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है ना, इकोलॉजी यूनिट से क्वेश्चन है। बताना क्या है कि इसमें हमारे पास ए और बी क्या है, तो ए और बी क्या है बताओ, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इसमें क्या दिखते हैं, फंजाई दिखते हैं हम लोग को, ठीक है ना, फंजाई और इधर एंजियोस्पर्म, ये है फंजाई इस तरफ रहता है, फंजाई इस तरफ रहता है एंजियोस्पर्म, तो ए इज फंजाई एंड बी इज एंजियोस्पर्म, ए इज फंजाई एंड बी इज एंजियोस्पर्म, ए इज फंजाई एंड बी इज एंजियोस्पर्म, कहा गया ए इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 59। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है यार, ये हुआ था किस चीज के लिए, ये हुआ था हमारे ओजोन डिप्लीशन को घटाने के लिए, ये प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया गया था कंट्रीज के द्वारा कि हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम रिलीज करेंगे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज के लिए हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग और फिर क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है ना। रामसन एग्रीमेंट क्या चीज हुआ था, रामसार कन्वेंशन, वो वेटलैंड्स के लिए हुआ था। चीजें याद रखनी, सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, प्रोब कहते हैं इन्हें कहते हैं प्रोब कहते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। जो डीएनए और आरएनए सेगमेंट को हम लोग रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग करते हैं, क्यों टैग करते हैं भैया, अब बताओ टैग क्यों करते हैं। टैग इसीलिए करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग को पता लगाना है कि डीएनए कहाँ जा रहा है। देखो अभी हम लोग जब भी डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करेंगे या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग डीएनए को कुछ मॉड्यूलेशन करते हैं, प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं, तो कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चलता कि डीएनए जाता कहाँ है, आरएनए जाता कहाँ है, तो पाथ को ट्रैक करने के लिए या फिर पता लगाने के लिए कि इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डीएनए और आरएनए सेगमेंट से जोड़ देते हैं, तो वैसे डीएनए आरएनए सेगमेंट को हम लोग प्रोब कहते हैं, ठीक है ना। वेक्टर क्या होता है पता होता है, जो किसी चीज को ट्रांसफर करेगा। प्लाज्मिड तो पता है आपको क्या होता है, प्लाज्मिड इज स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट ऑफ द बैक्टीरियाज, ठीक है। वैलियम, अब ये जो वैलियम है ना, ये आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, लेकिन ये बायोलॉजी एनसीईआरटी से नहीं, ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसलिए मैं इसे एनसीईआरटी के बाहर नहीं मानूंगा, जो बच्चा पढ़ चुका है वो जानता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, भले ये बायोलॉजी एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन है ये केमिस्ट्री एनसीईआरटी। देखो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में ना बहुत सारी चीज, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एनएल जैसी चीजों के बारे में बात लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर आपके पास जो हेलोसिनोजेंस जो होते हैं उनके बारे में बातें लिखी गई हैं। तो जो हमारे पास चैप्टर यहाँ पे है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें इम्यून वाला सिस्टम में हमारे पास आता है एक एब्यूज और ड्रग्स का एक सेगमेंट है। तो कई बार क्या करता है ना एग्जामिनेशन बॉडी, वो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को और बायोलॉजी के एनसीईआरटी को मिक्स कर देता है। कई बार आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री क्वेश्चन बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है कि बहुत हद तक सिमिलर है, आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स मेडिकल कॉलेज में पीछा नहीं छोड़ने वाला, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है बेंजोडायाजेफिन्स, ठीक है, बेंजोडायाजेफिन्स। ये ध्यान रखिएगा, वैलियम को हम लोग डायजापैम के नाम से बेचते हैं बाजारों में, ठीक है। ट्रेडमार्क नेम जो इसका है वो है डायजापैम। और डायजापैम एंजाइटी, अल्कोहल विड्रॉल, सीजर्स, जिनको सीजर जो क्या कहते हैं उसको, झटका लगता है कभी कभी ब्रेन के कारण, है ना। और फिर कह सकते हो कि एंजाइटी जिनको बहुत ज़्यादा रहता है, और जिनका अल्कोहल विड्रॉ के कारण वो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स जो कहते हैं हम लोग वो शो कर रहे हैं वो लोग, तो उनके लिए हम लोग बेंजोडायजेपिन्स का यूज़ करते हैं, जो कि वैलियम है, इसको हम लोग डायजापैम नाम से बेचते हैं बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज। अब देखो जरा सोचो, सन के पास वाई क्रोमोसोम कहां से आता है, सन के पास जो भी सन होगा उसके पास वाई क्रोमोसोम आएगा फादर से, और फादर अगर एक्स है, एक्स वाई है, और फादर चूंकि कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब फादर के पास एक्स सी है, फादर के पास एक्स सी है ना।
और फादर का वाई क्रोमोसोम ही सन में आने वाला है, फादर का कभी भी एक्स क्रोमोसोम सन में आ ही नहीं सकता, ठीक है, ये चीज समझो। अब अगर फादर का सिर्फ वाई क्रोमोसोम आने वाला है और चूंकि कलर ब्लाइंड एक एक्स क्रोम लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है, तो फादर का जो कलर ब्लाइंड का कैरेक्टर है वो कभी भी सन में नहीं आने वाला। अब देखते हैं मदर के पास क्या कलर ब्लाइंड का कैरेक्टर है या नहीं है। होमोजाइगस है, नॉर्मल कलर विजन है, यानी कि दोनों के दोनों एक्स सेगमेंट जो हैं वो होमोजाइगस हैं और दोनों का नॉर्मल सेगमेंट है, क्योंकि अगर ये कैरियर होती ना तो ये हेट्रोजाइगस लिखा रहता, यहाँ होमोजाइगस लिखा है, इसका मतलब कोई भी एक्स डिफेक्टेड नहीं है, इसमें तो कोई भी एक्स उठ के यहाँ पे आएगा सन में ना, तो सन जो होगा वो पूरी तरह से नॉर्मल होगा। आंसर इसका यहाँ पे 0% आएगा हमारे पास, समझो, बिकॉज यहाँ सन पूछ रहा है, ठीक है। अगर फीमेल पूछता तो भी यहाँ पे हम लोग को कलर ब्लाइंड फीमेल जो होती है ना डॉटर, वो भी 0 ही देखने को मिलती अगर मदर नॉर्मल रहती और ऐसा ही फादर रहता तो, क्योंकि जो भी एक्स यहाँ पे उठ के आता उसमें हेट्रोजाइगट ही बनता और फीमेल का जो गैमेट है वो हेट्रोजाइगोट ही बनता, गैमेट नहीं, मतलब जो फीमेल जो चाइल्ड है जो कि डॉटर है वो आपकी हेट्रोजाइगोट ही बनती, वो कैरियर बनती, लेकिन उसको कलर ब्लाइंड सिम्टम्स, कलर ब्लाइंड का जो कैरेक्टर है वो देखने में नहीं आता फिजिकली। The net pressure gradient causes fluid through filter from glomeruli। सारे क्वेश्चन अभी तक एनसीईआरटी से ही है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है, ठीक है ना। कितना प्रेशर जो होता है, हालांकि इसका डायरेक्टली जिक्र नहीं है, तो ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ इसका एनसीईआरटी से, मैं एनसीईआरटी के बाहर मानता हूँ और इसका यहाँ पे मैं -3 करता हूँ। बहुत लोग को नहीं पढ़े होंगे ये चीज, मैं ये चीज बताया हूँ अपने स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, प्लीज जाके देखो वहाँ पे। 10 mmHg का टोटल प्रेशर होता है, नेट प्रेशर, जो कि काम करता है, ठीक है ना, ताकि जो फिल्ट्रेशन है वो हो सके। गॉमलर फिल्टर कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो 60 mmHg का होता है, जो कि फेवर करता है। इसको रोकने वाले कौन कौन होते हैं, तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, जो कि हमारे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है, उस कारण से रोकते हैं वो 32 mmHg का प्रेशर लगाते हैं। और सॉरी, और जो फिल्ट्रेट होते हैं प्रेशर जो लगाते हैं, जो कि वुमेन्स कैप्सूल में फिल हो चुके हैं, वो फिल्ट्रेशन को रोकते हैं, तो वो लगाते हैं 18। तो 18 + 32 कितना हो गया, 18 + 32 कितना हो गया, 40, क्या था 50 हो गया ना, 30 + 10 40 और 8 + 2 10 है ना, 50 हो गया। तो 50 - 60 जो मेन प्रेशर जो लग रहा है 60 mmHg का, उसको माइनस करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 mmHg आएगा, है ना। तो आंसर 10 mmHg हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। देखो अगली बार से हर टेस्ट हम लोग का ना 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जिसमें कि कम से कम वक्त में हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। बताना है इसमें इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो ह्यूमंस कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लिजार्ड्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं। एमोनोटेलिक वेल नहीं होते, एमोनोटेलिक वेल एमोनोटेलिक नहीं होते हैं, ये इनकरेक्ट पेयर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। अब देखो यूरिकोटेलिक मतलब क्या होता है, यूरिकोटेलिक मतलब क्या है, हम लोग यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं, सॉरी यूरिया सेक्रेट करते हैं। बर्ड्स यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक हम लोग यूरिया सेक्रेट करते हैं, बर्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं। लिजार्ड्स यूरिकोटेलिक होते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि यूरिक एसिड सेक्रेट करते हैं। सबसे कम इसमें एसिडिक कौन सा है, तो यूरिक एसिड है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो एमोनिया जो होता है सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। बीच का कौन सा है, यूरिया है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग तो अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। When the environmental conditions are favorable, then the population growth curve will be। तो environmental condition favorable रहेगा तो population growth curve कैसा होगा, अरे सब चीज जब फेवरेबल रहता है तो जे शेप हो जाएगा ना कर्व। जब इन्वायरमेंट फेवर नहीं करता है तो हमारा कर्व ऊपर आता है फिर रुक जाता है ना, यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन आ जाता है। अभी जब इन्वायरमेंट फेवर करेगा तो ये हमारा शेप जो होगा जे शेप होगा, जे शेप होगा, ठीक है, जे शेप होगा। आगे बढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है यार, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अभी तक 3 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से बाहर गए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, देखो विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन बायोगैस, मिथेनोजेंस। विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन बायोगैस बिकॉज मिथेनोजेंस ही सेक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, बायोगैस सेक्रेट करते हैं। बायोगैस में 50 to 70% क्या होता है, CH4 होता है, मीथेन होता है। इसको हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं, जो कि मार्शी एरिया से निकलता हुआ दिखाई देता है। कैटल यार्ड्स में हमें मार्शी एरिया देखने को मिलता है जहाँ पे से हमें ये मीथेन गैस निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं या फिर मिथेनोबैसिलस जिसे कहते हैं, वो हमें कैटल के डंग में मिलते हैं, कैटल के स्टमक में मिलते हैं, ध्यान रखेगा ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। CH4 को हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं। इथेरोपोइसिस में भी स्टिमुलेटेड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, इथेरोपोइसिस मतलब कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कब स्टिमुलेट हो जाएगा, किसके डिफिशिएंसी होने के कारण स्टिमुलेट हो जाएगा। देखो आयरन का डिफिशिएंसी होगा तो इथेरोपोइसिस हो ही नहीं सकता, ठीक है, आयरन का डिफिशिएंसी होगा तो इथेरोपोइसिस हो ही नहीं, होएगा ही नहीं। प्रोटीन डिफिशिएंसी होगा तो नहीं होगा। ऑक्सीजन डिफिशिएंट होगा ना तो बॉडी को लगेगा कि यार हमारा जो आरबीसी है वो घट रहा है।
अब वो सफिशिएंटली कवर नहीं कर पा रहा है। इसलिए आपको पता चलेगा, एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर जो मजदूर लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो ज़्यादा होता है, उनका हार्ट बीट अच्छे से, उनका हार्ट जो होता है अच्छे से पंप कर रहा होता है ब्लड को, उनका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है हार्ट का, फिर उनके ब्लड में आरबीसी की मात्रा भी शायद ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना, उनका जो लंग्स का जो कैपेसिटी होता है ना वो भी बढ़ जाता है। तो ह्यूमंस कैन अडॉप्ट, ठीक है ना, इवॉल्व तो इसे नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट एन कम्युनिटी में ऐसा नहीं हो रहा, पॉपुलेशन में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इंडिविजुअल ह्यूमन के पास अपनी अपनी अडेप्टेबिलिटी होती है, वो अपने काम के मुताबिक अडेप्ट कर सकता है। इरिथ्रोपोइसिस कब स्टिमुलेट होता है, तो ऑक्सीजन का मात्रा जब घट जाएगा तो स्टिमुलेट हो जाएगा। देखो ये एंजाइटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको एंजाइटी कॉन्सेप्ट पे नहीं मानेंगे, इसलिए मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, लेकिन मुझे मन बिल्कुल नहीं है, मैं बस आप लोग के कहने के लिए मैं इसको बाहर ले रहा हूँ एंजाइटी से। लेकिन मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं इस एंजाइटी के बाहर नहीं मानने वाला, तो इसलिए भी हम लोग ले सकते हैं -3 to -4, ठीक है ना, 3 से 4 क्वेश्चन बाहर हैं, लेकिन आप लोग के लिए मैं 4 बोल रहा हूँ। एपोमिक्सिस इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन। एपोमिक्सिस क्या होता है भाई? एपोमिक्सिस मतलब होता है कि नए सीड्स का बनना, लेकिन गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ। देखो नया फ्रूट का बन जाना विथआउट फ्यूजन इज व्हाट, पार्थेनोकार्पी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्थेनो जैसे मतलब कि पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म का बन जाना विथआउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज हुए ही नहीं, सीड बन गया, इसको एपोमिक्टिक सीड भी कहते हैं, एपोमिक्टिक सीड भी कहते हैं। ये आपको एस्टेरेसी फैमिली में देखने को बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है ना, एस्ट्रेसी फैमिली में आपको देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। आंसर इसका ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको, ये आंसर इसका होगा न्यू सीड्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पैरामीशियम प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ, नहीं फंजाई है ये पेनिसिलियम का, और पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो होता है वो प्रोटिस्टा किंगडम से आता है। लाइकेन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, प्रोटोजोअन नहीं। ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर, इसलिए इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, इसीलिए सही है। ईस्ट जो होता है एस्कोमासिटिस के ग्रुप का है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है, जिस ग्रुप से पेनिसिलियम आता है एस्कोमासिटिस, उसी से ईस्ट भी आता है। पेनिसिलियम का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एसेक्सुअल बर्ड कॉनिडिया कहलाता है, याद रखिएगा, सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉस्टक एनामेना जो है वो है आपके पास यू बैक्टीरिया, बीजीए भी कहते हैं इन्हें हम लोग, ब्लू ग्रीन यानी कि साइनोबैक्टीरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इवॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये सब चीज पॉइंट याद रखना है, पहले पिछले वीडियो में बताया। द लार्जेस्ट न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, द लार्जेस्ट न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, देखो हर दिन 1 घंटे देना है आप लोग को, ठीक है ना, हर दिन 1 घंटे देना है आपको, किसी भी चैनल पे मिल जाएगा, बहुत सारे लेक्चर मेरे चैनल पे तो मिल ही रहा है आपको। कल से आपको जो 3rd चैप्टर लेक्चर है ना, आपको वो 1 घंटे में ही मिलेगा, 1 से सवा घंटे में, 1 से 1 घंटे या 15 मिनट में मिल जाएगा, आपको बस उतना ही देना है, बाकी टाइम आप 10-9 घंटे पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बायोलॉजी में 360 और 360 स्कोर करना है, उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा यार, मुझे बिल्कुल मन नहीं है करने का, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, ओके लेकिन मैं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू, अगर आप लोग फिर नहीं कीजिएगा तो फ़ायदा नहीं है यार, इसलिए व्यू देखो, उसको पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखा करो, और हाँ बीच में छोड़ के नहीं जाया करो, लाइक किया करो, और लोगों को बोलो सब्सक्राइब कर दें। सोचता मुझे हर एक सब्सक्राइब के बाद पता है, सोचता हूँ कि यार फिजिक्स भी बना दो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बना दो आप लोग के लिए एनटीए वाला, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो आप लोग, ताकि मैं खुश हो जाऊं, ठीक है चलो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैं थोड़ा सा स्वार्थी हो रहा हूँ ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ऑब्वियस सी बात है ब्रेन में मिलेंगे, और रेटिना में आपको लार्जेस्ट नंबर न्यूरॉन क्यों मिलेंगे ब्रेन से ज़्यादा, ज़रा बताओ तो मुझे। स्पाइनल कॉर्ड तो छोटा सा होता है, ब्रेन में अंदर समा जाएगा, टंग में कहाँ से मिल जाएगा भाई मोस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, आंसर ब्रेन है, बहुत ईजी क्वेश्चन, नो डिस्कशन रिक्वायर्ड, ठीक है। The absorption of water by hydrophilic compounds like cellulose and pectin in root hair cell wall is called imbibition, ठीक है, imbibition मतलब क्या होता है, swelling of substances because of adsorption of water, absorption नहीं होता, adsorption होता है वाटर का, ठीक है ना। ये सीड का जो स्वेलिंग अप होता है ना, उसमें भी इम्बिबिशन बहुत काम करता है, सीड के जर्मिनेशन में भी इम्बिबिशन काम करता है, ये चीज़ें बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि सीड के जर्मिनेशन में क्या इम्बिबिशन काम करता है, तो बिल्कुल हाँ करता है, आंसर इसका इम्बिबिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, प्लाज्मोडेस्माटा, वो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन था, प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, देखो बस 28 क्वेश्चन बाकी है अभी हमारे पास, 28 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन है ना, 18 क्वेश्चन ही और बाकी है। प्लाज्मोडेस्माटा मैं तो अभी मुझे धक्का लग जाता है, अभी 28 क्वेश्चन बाकी रहते तो, ठीक है प्लाज्मोडेस आप लोग को भी लग जाता चाहिए था, है कि नहीं। प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स लाइन बाय एंड ऑफन डेस्मोटिब्यूल्स,
प्लाज्मोडेस्माटा आर कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल्स, ठीक है, एडिसन प्लांट सेल के बीच में कनेक्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का कनेक्शन होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर से डेस्मोटिब्यूल्स भी जाते हैं, उनका जो कवरिंग होता है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक टनल है जो कि सेल वॉल से बना है और बीच में साइटोप्लाज्म बह रहा है तो उसको एक साइटो सेल मेम्ब्रेन घेरेगा ना। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। एपोप्लाज्म नहीं होगा, यहाँ पे बहुत अजीब सा ऑप्शन दिया हुआ है। डेस्मोसोम तो होता है गोल्गी apparatus ऑफ प्लांट को डेस्मोसोम्स कहते हैं। ईआर टिब्यूल, एंडोप्लाज्मिक टिब्यूल ऐसा कोई काम नहीं करते, ठीक है ना, ये सब गंदी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सपोर्ट्स डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में डार्विन्स के जो कॉन्सेप्ट थे उसको कौन सा इनमें से चार ऑप्शन में से सपोर्ट कर रहा है? प्रोडक्शन ऑफ डॉली द शीप बाय क्लोनिंग, क्लोनिंग करके बनाना, और ये डार्विन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर देगा क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं। डार्विन क्या कहता है? धीरे धीरे वेरिएशन होता है, वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है, वो एक नया कैरेक्टर बना देता है, नया कैरेक्टर बना करके वो एक नया स्पीसीज इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। अर्न्स्ट में के कॉन्सेप्ट के साथ मिल करके ये बनाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नया स्पीसीज बन गया। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांस, देखो ये तो हम लोग खुद बना रहे हैं, ये सब चीज तो हम लोग खुद बना रहे हैं ना, इसमें कोई स्मॉल वेरिएशंस नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम स्टेम सेल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लेशन, ये सब चीज नहीं होता, ठीक है ना। आंसर ये सी है। प्रिवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट, देखो क्या होता है जब हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं फार्म फील्ड पे, तो वहाँ पे अगर 40 इंसेक्ट हैं, 40 इंसेक्ट में अगर कोई इंसेक्ट के पास एक ऐसा म्यूटेशन हो चुका है उसमें जो कि उस पेस्टिसाइड से उसको बचाता है, तो बाकी 39 तो मर जाएंगे, बट वो 40 वाला बच जाएगा। अब नेक्स्ट बार क्या होगा ना कि वो 40 उस 40th वाला जो इंसेक्ट था उसमें वो जीन थे पहले से मौजूद, अब वो रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करने के बाद अब बोलिएगा सर अकेले रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है? अरे भाई समझो बात को, ठीक है ना। ऐसा थोड़े कि मैं खाली एक ही फार्म फील्ड का बात कर रहा हूँ, मैं अलग फार्म फील्ड का ही बात कर सकते हैं ना यहाँ पे हम लोग, कि दूसरे फार्म फील्ड भी होंगे, वहां से वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी तो वहां पे एक इंसेक्ट जो है ना, वो इंसेक्ट मान लो रिप्रोड्यूस करके, सर जो ठीक है 2 इंसेक्ट, ठीक है, 38 मरा, 32 बच गया, और 32 इंसेक्ट जो रिप्रोड्यूस करके अपना प्रोडक्शन को, जो अपना जो रिप्रोडक्शन करके अपना पॉपुलेशन बढ़ा लिए, और अब वो 40 हो गए। अब वो सेम किसान गया, अब वो किसान क्या क्या पिछले बार उस इंसेक्टिसाइड को लगाया था तो सारे मर गए थे इंसेक्ट, और उसका फार्म बच गया था, उसका जो फसल था वो बच गया था। अब उसने क्या किया, उसी इंसेक्टिसाइड को वापस से किया, लगाया अपने फार्म फील्ड पे, ठीक है, छीटा छिड़काव किया, लेकिन फिर भी वो इंसेक्ट्स जो है नहीं मरे, बिकॉज उनके पास म्यूटेशन हो चुका है, उसको सेलेक्ट कर लिया गया नेचर के द्वारा, बिकॉज हमारे एक्शन के कारण सेलेक्ट कर लिया गया, वरना वो सेलेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका पॉपुलेशन कम था, वो 1 था या 2 था और बाकी 40 थे। अब हमें दूसरा इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे हम लोग जितना इंसेक्टिसाइड यूज करते चले जाएंगे, इंसेक्ट्स और अपने पावरफुल होते चले जाएंगे। ये है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे कारण होता है। आंसर इसका यहाँ पे सी होगा। विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये एक्स सिटू कंजर्वेशन को अलाउ करता है जर्म प्लाज्म का। जर्म प्लाज्म मतलब क्या होता है? किसी भी कम्युनिटी में जितने तरह के उसके पास वेरिएशन ऑफ जीन्स मौजूद है, उसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ये वही काम में हेल्प करता है हमें। हीमोसील इज फाउंड इन, हीमोसील किसे फाउंड होता है? तो हीमोसील फाउंड होता है कहाँ पे, हमें बताओ। हीमोसील फाउंड होता है हमारे पास कॉकरोच और स्कॉर्पियन में। ये आर्थ्रोपोडा कैरेक्टर है, आर्थ्रोपोडा कैरेक्टर है, यहाँ होगा। बेलेनोग्लॉसस आर्थ्रोपोडा नहीं है, हर्बेडिया आर्थ्रोपोडा नहीं है। टीनिया एस्केरेट्स इज नॉट आर्थ्रोपोडा, हार्ड्रा ऑरेलिया इज नॉट आर्थ्रोपोडा, ये सारे सारे आर्थ्रोपोडा नहीं है, आर नॉट आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, इज नहीं कहना चाहिए, आर नॉट आर्थ्रोपोडा। हीमोसील कहाँ बनता है? हमें सी में मिलता है, कॉकरोच और स्कॉर्पियन में मिलता है, ठीक है ना। ये कैविटी है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है जल्दी बताओ, जहाँ पर हमारा जो लिम्फ है, हीमोलिम्फ है, वो वहाँ पे मूव करता है, ठीक है ना। वहीं से सारे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का सप्लाई होता है पूरे पूरे बॉडी में, ऐसे ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और डिक्रीज इन द सेक्रेशन ऑफ, हा, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप ऐसे हंसे क्यों? इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बताया, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में, पिछले टेस्ट वन में क्या था कि रैट से अगर हम लोग ओवरी रिमूव कर दे, ठीक है, रैट से अगर ओवरी रिमूव कर दे तो कौन सा हार्मोन घट जाएगा? वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? और हम लोगों ने देखा था एस्ट्रोजन। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है मेरा, वो बच्चे सच में खुश हो रहे होंगे, सर आपका एनालिसिस कितना ज्यादा सटीक गया। मैंने उस समय टेस्ट 2 का क्वेश्चन देखा तक नहीं था भाई, अभी देख रहा हूँ मैं, मेरे सामने अभी आया। मैंने वहां पे उस समय क्वेश्चन को काटा था, मैंने बोला था कि इफ वी रिमूव ओवरीज आफ्टर ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल, देन विच हार्मोन्स का सेक्रेशन किनका किनका घट जाएगा? मैंने वहां बोला था प्रोजेस्टेरोन का, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है ग्राफिन फॉलिकुलर प्रचुर होने के बाद। अगर आपको सबूत चाहिए ना तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखो,
ठीक है, और वहां पर देखो कि मैंने कैसे बताया, एनालिसिस कैसे की जाती है, ठीक है ना। फिर आपको पता चलेगा कि बाकी से मैं कैसे अलग हूँ, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं कहने वाला। फाइंड द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ऑड वन आउट निकालना है इसमें से रिस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम के फंक्शंस के। देखो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करता है, इकोसिस्टम का फंक्शन है। एनर्जी फ्लो भी उसका एक फंक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ जो कि ऑर्गेनिक मैटर है बहुत कुछ जो है, उसका डिकम्पोजिशन एक इकोसिस्टम का फंक्शन है। लेकिन जो फीचर्स हैं इकोसिस्टम के, वो होता है स्ट्रैटिफिकेशन, जो लेयरिंग होता है, ठीक है ना, एक फीचर है एक ढंग का। स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है एक फीचर होता है इकोसिस्टम का, ये ध्यान रखना है। दो मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रैटिफिकेशन उसमें से, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्पीसीज कंपोजिशन, ठीक है। तो ये हमारा लेयरिंग होता है। कैसे देख लेयर होता है, स्ट्रैटिफिकेशन कह सकते हो। देखिए एक फॉरेस्ट में देखो, सबसे ऊंचे वाले प्लांट होते हैं, फिर नीचे वाले, फिर नीचे वाले, फिर नीचे वाले, फिर सब छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, उसी रंग से। आगे बढ़ रहे हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर द क्लोनिंग इज कॉल्ड, फॉर द क्लोनिंग इज कॉल्ड व्हाट? बताओ। द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड व्हाट? द डीएनए मॉलिक्यूल, जिस डीएनए मॉलिक्यूल से हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन से हमें काम है, उसको हम लोग जोड़ते हैं ताकि उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का हम लोग क्लोनिंग कर सकें, तो उस डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? तो डीएनए मॉलिक्यूल वो डीएनए मॉलिक्यूल जो दूसरे जीन को लेकर ट्रैवल करा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, ठीक है। वही तो वेक्टर तो ट्रांसफर कराता है एक जीन से दूसरे जीन में, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको। इन टिश्यूज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब पढ़ते हैं क्या लिख रहा है, ऑप्शन ऐसे समझ में नहीं आने वाला क्वेश्चन। इन टिश्यूज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन साथ नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन साथ अगर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ता है, हाइड्रोजन भी वैसे से बढ़ता है, क्योंकि CO2 प्लस H2 मिलकर बनाता है H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन बट डिक्रीजेस एफिनिटी टू हाइड्रोजन। एफिनिटी घटाता उठाता नहीं है, सिर्फ बढ़ाता है। Decreases the affinity of hemoglobin to the oxygen but increases its affinity to hydrogen. Introduces higher concentration of कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है ना यार, मैं तो क्या बोल रहा था अभी तक, कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा था। क्या बोल रहा है कि हायर का CO2 का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। क्या होगा, तो क्या होता है ना, जैसे जैसे CO2 बढ़ता है ना, हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी जो होता है ना वो घट जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ बढ़ जाता है। मैं सही बोल रहा था, हाँ सही बोला था। दोनों के लिए नहीं बढ़ाता है, ठीक है ना। ऐसे मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो H2CO3 बनाएगा, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के साथ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने ये कहा था, वही चीज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अभी भी, कि हेमोग्लोबिन का एफिनिटी जो होता है वो घट जाता है, लेकिन हाइड्रोजन का बढ़ जाता है, बिकॉज जैसे जैसे CO2 बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं। इन C4 पाथवे क्लोरोप्लास्ट ऑफ, देखो दो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सेम टाइप के नहीं होते हैं। Kranz anatomy occurs when the mesophyll have large chloroplast where the bundle sheath have granular chloroplast हमें नहीं देखने को मिलता है, ये नहीं बनाता है ग्रैनम। ग्रैनम यानी कि थैलेक्वाइड का एक थैलेक्वाइड के ऊपर दूसरा थैलेक्वाइड के ऊपर दूसरा थैलेक्वाइड के ऊपर हमें देखने को नहीं मिलता है, इसे हम लोग ग्रैनम कहते हैं। यार डायग्राम ही नहीं बन रहा है, पता नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेशन ऐसा लगता है जब आप लोग को कुछ सही कम मैं नहीं कर पाता हूँ तो। ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ग्रैनुलर नहीं होता है, एक ग्रैनुलर होता है, ठीक है। एक ग्रैनुलर बंडल शीथ के पास एक ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। Kranz anatomy occurs where mesophyll have small chloroplast where bundle sheath have larger एक granular chloroplast in C4 pathway। ये सही है। लास्ट के 10 क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं अभी तक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 81 पे, लास्ट 10 क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल इज सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अगर आप किसी एक पत्ते को चूर करके, तो उसको हल्का मतलब हाथ से ही मसल करके उसको आप डाल दीजिए पानी में, आप देखिए क्या उसका ग्रीन पार्ट निकल करके पानी में घुल रहा है? नहीं। लेकिन आप एक चुकंदर जो बीटरूट होता है उसको अगर आप हाथ में ले करके उसको चूर करके आप पानी में डाल दीजिए, उसका देखिए रंग जो होता है ना, वो रंग जो है वो आपको पानी में घुलता हुआ दिखाई देगा। तो ये सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बस सॉल्युबल होता है, बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कट पीस ऑफ ब्रायोफिल्म लीफ, ब्रायोफिल्म लूप का कट पीस जो होता है व्हेन पुट इनटू वेट सॉइल प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, बिल्कुल सही है, नया प्लांट बना लेगा, बिकॉज ब्रायोफाइलम में हमें लीफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। इन नॉमिनेट इज, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा ना आप लोग को तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना, सही में।
इननॉमिनेट इज, बताना है क्या है इननॉमिनेट। देखो वर्टिब्रा जो होता है पेल्विक गर्डल का, ठीक है ना, उसमें दो होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास दो ढंग के कॉक्सल बोन होते हैं, ठीक है। जो हमारा जो पेल्विक गर्डल है वो दो कॉक्सल बोन से बना है। एक इलियम स्केम प्यूबस मिल करके एडल्ट में एक हिप बोन बनाता है, इसको हम लोग इन नॉमिनेट बोन कहते हैं। हिप बोन को हम लोग इन नॉमिनेट बोन कहते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा नाम है आपके लिए कॉक्सल बोन का, ये ध्यान रखेगा यार, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से नहीं मानने वाला, अभी तक हमारे पास 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से गए हैं जो कि वर्ड आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं इसको आपके लिए बोल रहा हूँ कि ये हमारा बाहर से है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। ये इन नॉमिनेट वाला याद रखेगा, इन नॉमिनेट टर्म को, ठीक है ना। इन नॉमिनेट क्या होता है, कॉक्सल हिप बोन है ये, और ये कहाँ पे होता है, ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्केलेटन है, ये पार्ट ऑफ स्केलेटन है ये, ठीक है। इसका आंसर क्या है, डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज वेयर सेकेंडरी सक्सेशन अकर, वो एरिया जहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होगा। देखो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ होता है, जहाँ पहले से ही सक्सेशन हो चुका है, यानी जहाँ बर्न लैंड है या फिर फॉरेस्ट को काट दिया गया है या फ्लड हो चुका है, तो वहाँ पहले का जो था इकोसिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब नया बनना है, तो वहाँ होगा बर्न्ड कट फॉरेस्ट या लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड। देखो, या फिर अबैंडन्ड फार्म लैंड्स या बेयर रॉक जो होता है ना, बेयर रॉक में तो कोई इकोसिस्टम पहले था ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे उसको नहीं चुनेंगे हम। ओके, नया नया पॉन्ड क्रिएट हुआ है या लैंड क्रिएट हुआ है, तो वहां पे तो कोई था ही नहीं ना कुछ भी, तो अभी नया ही ना बनेगा, तो प्राइमरी सक्सेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेगेटिव ओपेरॉन, नेगेटिव ओपेरॉन में क्या होता है सॉरी, नेगेटिव ओपेरॉन क्या होता है, इंड्यूसर बाइंड्स विद रिप्रेसर, इंड्यूसर जो होता है बाइंड करता है रिप्रेसर के साथ, ठीक है ना। इंड्यूसर बाइंड करता है रिप्रेसर के साथ, क्योंकि रिप्रेसर एक प्रोटीन होता है जो कि रेगुलेटर जीन से बनता है, जो कि ऑपरेटर से जाके बाइंड करेगा और स्टॉप करेगा आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि वो ट्रांसक्राइब कर सके। इसीलिए रिप्रेसर यहाँ पे निगेटिवली एक्ट कर रहा है जीन को एक्सप्रेशन को रोकने में। इंड्यूसर क्या करेगा, रिप्रेसर जाके जुड़ जाता है और वो फिर उस ओपेरॉन को काम करने में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे इंड्यूसर बाइंड्स विद नेगेटिव ओपेरॉन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। लैक ओपेरॉन कैसा है बताओ, तो लैक ओपेरॉन भी हमारे पास इसी तरह का ओपेरॉन है, ठीक है। लैक ओपेरॉन भी हमारे पास इसी तरह का ओपेरॉन है, नेगेटिव रेगुलेशन वाला ओपेरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द चूज द करेक्ट फॉलोइंग ड्रग है और सोर्स है। देखो ये भी 930 क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन में एनसीईआरटी से था। मॉर्फिन, लैटेक्स ऑफ पेपर और सोमनिफेरम नहीं है। डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड इज वेरी नहीं। कोकेन, इथ्रोजाइलम कोका, हाई लेवल्स कॉज हाइलुसिनेशन, गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीरोइन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, बिल्कुल सही। रिड्यूस यूज रिड्यूस पेन, सही है, बिल्कुल सही है, ये हमारे पास ऐसा काम करता है ये। बार्बिट्यूरस, डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, ये गलत हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ओपियम नहीं होता ये, ठीक है ना, ये गलत है ये। आगे बढ़े, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। Which of the following represents palindromic sequence? बहुत सा क्वेश्चन है, 5' to 3' और 5' to 3' पढ़ोगे तो सेम आना चाहिए, दो को 5 से 3 पढ़ना है और 5 से 3 पढ़ना है, तभी सेम आना चाहिए। GAATTC, यहाँ पे देखो GAATTC यही वाला है पैलिंड्रोमिक, यहाँ देखो 5 से 3 पढ़ रहे हैं। CCAATG, यहाँ देखो 3 से 5 पढ़े हैं। GATCC, यहाँ पे उल्टा पढ़ते हैं। CCT देखो CCA है, यहाँ देखो CATTAG, GATAS, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है यार, ए के साथ ए कैसे चला जाएगा, ए के साथ ए कैसे चला जाएगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं है। टी के साथ सी कैसे जाएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं है। सी के साथ ए कैसे चला जाएगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन ही नहीं है। चारकॉफ रूल ही इसमें फॉलो नहीं हो रहा, इसमें पैरेंटोमिक सीक्वेंस ढूंढोगे क्या तुम, ऐसा तो तीनों कभी किसी हालत में ही नहीं होने वाला, ये ऐसा कोई जीन पैटर्न देखने को ही नहीं मिलता, यही होगा आंसर इसका। विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट, पिजन आर एग्जांपल ऑफ। देखो बैट और लोकस्ट, लोकस्ट क्या होता है भाई, टिड्डा होता है। टिड्डा मतलब क्या, एक तरह का इंसेक्ट है ना। पिजन, पिजन एक तरह का क्या है, पक्षी है, यानी कि बर्ड है। बैट क्या है, मैमल है, मैमल, और इन तीनों का तीनों उड़ सकते हैं, लेकिन तीनों के पास एनालॉगस ऑर्गन है, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट सेम है, इसी कारण से तीनों उड़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों को तीनों एक ही जगह से आए हैं, ये तीनों अलग अलग जगह से आए हैं, तीनों अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन आकर के एक ही जगह पे आके मिल गए हैं, ठीक है, आकर के एक ही जगह पे आके मिल चुके हैं। Second last, differentiation of shoot is controlled by high cytokinin and auxin ratio. साइटोकाइनिन ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सिन कम होना चाहिए, इसका मतलब साइटोकाइनिन इज टू ऑक्सिन का जो रेशियो है वो हाई होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ शूट होगा। ये ध्यान रखना कि ऑक्सिन सक्रिय होता है शूट से, साइटोकाइनिन सक्रिय होता है रूट मेरिस्टेम से, लेकिन फिर भी
ऑक्सीन जो होता है स्टिमुलेट करता है रूट के फॉर्मेशन को, और साइटोकाइनेसिस स्टिमुलेट करता है डिफरेंशिएशन ऑफ शूट को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलस में डिफरेंशिएशन में जब टिश्यू कल्चर करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़, ठीक है ना, कि साइटोकाइनेसिस और ऑक्सीन हम लोग कितनी मात्रा में दे रहे हैं। अभी हम लोग को रूट इंड्यूस कराना है या फिर स्टेम इंड्यूस कराना है, ठीक है ना। रूट इंड्यूस कराना होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा, स्टेम इंड्यूस कराना होगा तो साइटोकाइनेसिस ज्यादा होगा। इस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज, लास्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। किसमें होता है ट्यूबेक्टोमी? फैलोपियन ट्यूब जिसमें होता है उसमें ट्यूबेक्टोमी होता है, यानी फीमेल्स में। वेसेक्टोमी किसमें होता है? इसमें वास्ट डिफरेंस होता है, उसमें हम लोग वेसेक्टोमी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इधर से हम लोग सारा क्वेश्चन खत्म कर लिए। होप्स आप लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जल्दी जाके दबाइए, ऐसे वीडियोस और आने वाले हैं आप लोग के लिए। 1 घंटा 45 मिनट लिया है मैंने टेस्ट 2 को समझाने में। मैंने टेस्ट 2 में सिर्फ 90 क्वेश्चन नहीं समझाए हैं, मैंने 90 कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाए हैं, मैंने 180 कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाए हैं, मैंने 180 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं आपसे। क्यों? क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को मैंने समझाया है, मैंने हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन से बताया है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन से और 3-4 तरह के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन को ही देखो, मैंने ट्यूबेक्टोमी बताया, वेसेक्टोमी बताया, मैंने बताया कि ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, वेसेक्टोमी किस में होता है, किस ट्यूब को कट करके बाइंड करते हैं, मैंने सब चीज़ कवर किया है यार। मैं सिर्फ आंसर बताने का काम नहीं कर रहा, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को प्लीज़ रिकॉग्नाइज कीजिए। जो बच्चे रिकॉग्नाइज करते हैं, जो बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। 5 क्वेश्चन इसमें बाहर था, तो हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे इसमें। 5 क्वेश्चन बाहर से, तो हमारे पास 85 क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी से थे। हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, आएगा 94% क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, 94% क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप 94% से अगर आप लोग अपना मार्क्स जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 9.4% से अगर आप लोग अपना 0.94% से अगर आप मार्क्स जोड़ेंगे 360 में, आपको 338 मार्क्स आएंगे। 338 मार्क्स इज सफिशियंट, ठीक है ना, सफिशियंट है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। इससे ज़्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है, सफिशियंट है। लेकिन ये तो जो इतना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल बनाना चाहिए। बाकी आपको समझदार है, क्या करना है आपको, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब थक गया हूँ यार, थोड़ा गला को आराम दूंगा, तब तक के लिए आपसे भी मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस ऑलवेज, ठीक है।